ये 6 महीने पुरानी बात है जब मैं काम से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर बैठा हुआ था। भारी बारिश और तूफान के कारण मैं पूरा दिन घर पर फंसा था। ये उन दिनों में से था जब आसमान रोना बंद ही नहीं कर रहा था और जब आखिरकार रुका तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया था और मुझे कुछ नमकीन खाने की तलब होने लगी। खास तौर पर मुझे प्रिंगल्स का एक कैन और शायद सिगरेट का एक पैकेट चाहिए था। मैं अकेला रहता हूँ और वो भी एक शांत इलाके में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीधे नजदीकी पेट्रोल पंप तक जाऊंगा जो लगभग 5 मिनट की दूरी पर ही था और जल्दी से अपनी जरूरत का सामान ले लूंगा। पेट्रोल पंप लगभग खाली था, सड़कें सुनसान थी और बारिश की वजह से स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा मैंने देखा कि एक आदमी बिल्डिंग के पास रखे कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि वो बस रिसाइकिल करने लायक चीजें ढूंढ रहा होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो कूड़ेदान से खाना खा रहा था। वो बहुत गंदा लग रहा था। उसके बाल उसके चेहरे तक आ रहे थे और बहुत उलझे हुए थे और कपड़े भीगे और फटे हुए थे जो उसकी त्वचा से चिपक रहे थे। वो नशे में नहीं लग रहा था, बस थोड़ा बुझा हुआ था। उसकी हरकतें अजीब थी, कभी बहुत शांत तो कभी बहुत हिंसा भरी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं अंदर गया, प्रिंगल्स का कैन और सिगरेट का एक पैकेट लिया। शायद पैसे देने में 1 मिनट लगा होगा। कैशियर ने मुझे देखा तक नहीं, उसकी नजर बस अपने फोन की स्क्रीन पर गड़ी रही। काम खत्म होने के बाद मैं एक हाथ में प्रिंगल्स और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए बाहर आया। वो बेघर आदमी ठीक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। ए, तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने पूछा। हालांकि वो धीमी आवाज में बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में जबरदस्ती आराम से बात करने के अंदाज को देख मैंने कहा, माफ करना, मेरे पास कुछ नहीं है, और जल्दी से उसके पास से निकल गया। मैं अपनी कार में बैठा और इंजन चालू किया। मैं गाड़ी चलाना ही वाला था कि बोनेट पर जोरदार आवाज सुनाई दी। वो पागल आदमी मेरी कार पर कूद पड़ा था। वो चिल्लाने लगा, विंडशील्ड पर मुक्के मारने लगा और वो जो कुछ भी कह रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके उतर जाने की उम्मीद में मैंने हॉर्न बजाया। लेकिन वो आराम से उतर गया और मेरी कार के सामने खड़ा हो गया जैसे वो कोई नाटक करने वाला हो। मैंने दुकान के अंदर कैशियर की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन उसने हेडफोन लगा रखे थे और वो मेरी तरफ पीठ करके बैठा था। अचानक उस बेघर आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। वो पीछे की ओर गिर पड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी कर्कश ऊंची आवाज वाली हंसी रात के सन्नाटे में गूंजती रही। मैं उसके इस नाटक से इतना गुस्सा और घटिया महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर कुछ टूट गया। बस कुछ टूट गया। मुझे नहीं पता मुझ पर क्या आया, शायद घबराहट, गिल्ट या फिर गुस्से का एक उबार जिसने मुझे गाड़ी तेज करने पर मजबूर कर दी। एक घिनौनी गड़गड़ाहट के बाद एक चीज सुनाई दी। मैं उसे देखने के लिए रुका नहीं, मैं सीधा घर चला गया। पूरे समय कांपता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैंने ये क्या कर दिया था। मैं खुद से कहता रहा कि उसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, शायद मैंने उसे उतनी जोर से नहीं मारा जितना लगा। फिर भी मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मैंने गलती कर दी है। उस रात मुझे सोने में बहुत मुश्किल हुई। तूफान फिर से शुरू हो गया, पहले से भी ज्यादा तेज। मैं 2 बजे रात को उठा तो देखा कि घर में तेज हवा के झोंके आ रहे थे। मुझे चिंता हुई कि शायद मैंने लिविंग रूम की खिड़की खुली छोड़ दी होगी। मैं नीचे उतरा और खिड़की खुली थी। मैं उसे बंद करने के लिए पहुंचा तो मुझे रसोई की ओर जाते हुए खून से सने पैरों के निशान मिले। एक अनजाना सा डर मेरे अंदर रेंग रहा था। धीरे धीरे मैं मुड़ा और उन निशानों का पीछा किया। रसोई के काउंटर के ऊपर मुझे वही बेघर आदमी दिखाई दिया। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी और एक तरफ झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी एक आंख कुछ आगे की ओर उठी हुई लग रही थी। उसके सर से खून जमीन पर फैला हुआ था। उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं खून से सने पैरों के निशान देखने के लिए उछलकर खड़ा हुआ, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि मेरे घर में खून का एक भी धब्बा नहीं था, कोई अंदर आने का निशान भी नहीं। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये एक बुरा सपना था। शायद तनाव मुझ पर हावी हो गया था या मेरा दिमाग उस आदमी के साथ जो मैंने किया था उससे निपटने की कोशिश कर रहा था। 3 दिन बाद मैं अपने घर में बैठकर कॉफी पी रहा था और तब पीछे से न्यूज चल रही थी। उस पेट्रोल पंप से 2 मील दूरी पर पुलिस को हाईवे से दूर एक खाई के पास एक आदमी की लाश मिली।
विक्टिम की खोपड़ी में गहरा फ्रैक्चर था और ऐसा लग रहा था कि उसने गिरने और मरने से पहले गहरी चोट में भी कहीं पहुंचने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उसे शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। कोई गवाह नहीं था और पानी की वजह से नजदीकी पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी कैमरा हफ्तों से बंद थे। उन्होंने विक्टिम की धुंधली तस्वीर दिखाई और सेंसरशिप के बावजूद मैंने उस गंदे जैकेट, बिखरी दाढ़ी और जंगली आंखों को पहचान लिया था। ये वही था। कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आया था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई पूछताछ नहीं, लेकिन मैं उस पेट्रोल पंप पर फिर कभी नहीं गया। और उसके बाद मैंने तूफान के दौरान कभी अपनी खिड़कियां खुली नहीं छोड़ी। कभी कभी तूफान के दौरान मुझे लगता है कि मुझे रसोई में कुछ सुनाई दे रहा है, बिल्कुल कदमों की आहट नहीं, बल्कि ये हल्की गीली खिसटने की आवाज। ये घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं हाई स्कूल में जूनियर था और मेरा स्कूल घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। ये एक बहुत ही आम रास्ता था। शहर के बाहर बने घर, छोटे छोटे आंगन और फुटपाथ पर लगे कुछ पेड़। मेरे एरिया में कुछ खास नहीं होता था। शुक्रवार की दोपहर थी। मुझे ये अच्छी तरह याद है क्योंकि घर जाते हुए मैं एक पेट्रोल पंप पर स्नैक्स के लिए रुका था। मैंने सॉर क्रीम और अनियन वाले प्रिंगल्स का एक डब्बा लिया। मुझे घर जाते हुए स्नैक्स खाना बहुत पसंद था। स्कूल के एक बिजी दिन के बाद इससे मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। आखिरकार वीकेंड आ गया था और मेरे पास ढेर सारे प्लान्स थे। मैं सोच रहा था कि मैं कितने घंटे खेलूंगा, तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो सड़क के उस पार खड़ा था। वो आदमी लंबा और दुबला पतला था। उसकी पैंट्स पर बहुत सारे सिलवटें थी और उसने एक गहरे रंग की जैकेट पहनी थी। अगर वो मुझे घूर ना रहा होता तो मैं दोबारा उसकी तरफ ना देखता। उसकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी। मैंने अपनी स्पीड कम की, ध्यान न देने की कोशिश करते हुए फिर से झांक कर देखा। वो अब चल रहा था, लेकिन हल्की स्पीड से। उसकी नजरें मुझसे कभी हटी नहीं। मैंने नॉर्मल बर्ताव करने की कोशिश की। शायद वो भी उसी रास्ते जा रहा था, लेकिन जब मैं अपनी गली के लिए बाएं मुड़ा तो वो भी मुड़ गया। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चलता रहा, ऐसे जताते हुए जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। लेकिन उसके बाद कदमों की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अपने ब्लॉक के आधे रास्ते पर था जब मैंने उसे करवट बदलते हुए महसूस किया। मैं जल्दी से मुड़ा, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश की और मुझे देखकर वो भी रुक गया। वो मेरे ठीक पीछे था, शायद 10 फीट दूर। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर अब तक सुनी सबसे डरावनी आवाज में उसने मुझसे पूछा, क्या मुझे भी थोड़ा मिल सकता है? मैंने उलझन में पलके झपकाए। क्या? उसने मेरे हाथ में प्रिंगल्स के डब्बे की तरफ इशारा किया। क्या मुझे कुछ मिल सकता है? मैं तुम्हें उन्हें खाते हुए देख रहा था। मैं बस ऐसे ही खड़ा रहा, मानो बोलना ही भूल गया हूँ। वो न हंस रहा था न मुस्कुरा रहा था, जिससे अंदाजा हो रहा था कि ये कोई बेवकूफी भरा मजाक नहीं था। उसका चेहरा अजीब सा शांत था, जैसे वो सचमुच यही कह रहा हो। नहीं, और तुम मुझे डरा रहे हो, समझे? तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने कहा। वो अचानक मुस्कुराया। मैं कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे मुझे लग रहा था कि वो अब गुस्सा होने वाला है। मैं मुड़ा और वहां से भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और घर पहुंचकर ही रुका। मैंने अपने डैड को उस आदमी के बारे में बताया। मुझे हाफते और खांसते देखकर वो बहुत टेंशन में आ गए। वो बाहर देखने गए, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला। हम दोनों ने इसे अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि वो बस एक बेघर अजीब आदमी होगा। लेकिन उस रात ऐसा कुछ हुआ जो आज भी मुझे नींद में सताता है। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, बस कुछ गड़बड़ सी लगी। मेरे कमरे में एकदम सन्नाटा था। लेकिन फिर मैंने सुना एक हल्की सी खड़खड़ाहट। ये हल्की सी थी, लेकिन बहुत पास से आ रही थी। एक बार और फिर एक बार और। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अपनी खिड़की की तरफ देखा। मैंने उसे हवा आने जाने के लिए थोड़ा सा खुला रखा था और मुझे पर्दों पर कोई परछाई का एहसास हुआ। मैं धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। मैंने पर्दा हटाया और जैसे ही मैंने बाहर देखा, मेरी धड़कनें रुक सी गई थी। मैं एकदम डर गया था। हमारे घर के बाहर एक बड़ा पुराना पेड़ है, शायद 5 फीट की दूरी पर, और उसकी एक मोटी डाल पर मेरे कमरे के बराबर में बैठा था वो आदमी। वही आदमी जिसने मेरे प्रिंगल्स मांगे थे। वो वहीं बैठा हुआ था, टांगे बगल से लटकी हुई, और उसके हाथ में प्रिंगल्स का एक डिब्बा था, मेरे फ्लेवर का, सार क्रीम और अनियन वाला। वो धीरे धीरे उन्हें खा रहा था और मुझे घूर रहा था, जैसे मुझे चिढ़ा रहा, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था।
मैं इतनी जोर से चीखा जितनी जिंदगी में कभी नहीं चीखा। मैं खिड़की से पीछे हटा और पापा को आवाज लगाई। पापा बेसबॉल बैट लेकर दौड़ते हुए अंदर आए। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। मेरी सांसें फूल रही थी। वो पेड़ पर है। मेरे डैड खिड़की की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि कोई पेड़ से कूदकर पीछे की तरफ जा रहा है। उन्होंने अपने जूते उठाए, मुझे अपने कमरे में रहने को कहा और बैट लेकर बाहर चले गए। उन्होंने पूरी जगह छान मारी, आगे पीछे, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। ना पैरों के निशान थे और ना ही उसके वहां होने का कोई सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब हो गया हो। बाद में हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने मेरा बयान लिया, आंगन की जांच की और कहा कि वो अगली कुछ रातों तक उस इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे। मुझे उस रात बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने उस डाल पर कुछ देखा जहां वो बैठा था। मेरे डैड सीढ़ी लेकर जांच करने गए। वहां बिल्कुल उसी जगह पर एक खाली प्रिंगल्स का डिब्बा रखा था। आज तक मुझे नहीं पता कि उसे ये कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो इतनी चुपचाप उस पेड़ पर कैसे चढ़ गया, और मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या चाहता था। क्या सच में सिर्फ चिप्स थे या कुछ और उसके बाद मैंने लंबे समय तक प्रिंगल्स नहीं खाए। सेमेस्टर खत्म होने वाला था, जिसका किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए बस एक ही मतलब होता था, रात भर जागना। मेरा नाम रायन है और जब ये घटना घटी तब मैं अपने दूसरे साल में था। मुझे एक बहुत बड़ा वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट पूरा करना था, जो मेरे फाइनल ग्रेड का लगभग आधा हिस्सा था। डेडलाइन सुबह 8 बजे की थी और मैं अपनी डेस्क पर क्लिक, रेंडरिंग और नींद न आने की कोशिश में डूबा हुआ था। आधी रात के आसपास मुझे एहसास हुआ कि मुझे एनर्जी की जरूरत है। मैंने अपने डार्क रूम की छोटी सी पेंट्री में हाथ डाला, जहां ज्यादातर इंस्टेंट नूडल्स और सस्ते स्नैक्स थे। मेरा हाथ शेडर चीज प्रिंगल्स के कैन पर पड़ा, जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। काम से भरी लंबी रात के लिए ये एकदम सही, बिना ज्यादा दिमाग लगाए एक आसान स्नैक। मैंने सील तोड़ी, कैन को लैपटॉप के पास रखा और काम पर लग गया। मेरा पूरा ध्यान स्क्रीन पर टाइमलाइन पर था। अगले कुछ घंटों तक मेरी जिंदगी एक चक्र की तरह चलती रही। एक क्लिप देखो, उसे ट्रिम करो, कोई इफेक्ट डालो और फिर कैन में हाथ डालकर चिप्स निकालो। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। मेरा हाथ बस झट से बाहर निकलता, एक घुमावदार कुरकुरे आलू के वेफर को पकड़ता और उसे मुंह में ले लेता। प्रोजेक्ट धीरे धीरे पूरा हो रहा था और प्रिंगल्स का कैन धीरे धीरे खाली हो रहा था। मुझे ठीक से समय याद नहीं, लेकिन लगता है कि रात के 2 बज चुके थे। मुझे अपने चिप्स निकालने के लिए नीचे हाथ डालना पड़ रहा था, जिससे मुझे यह पता चल गया था कि यह खत्म होने वाला है। मेरा ध्यान एक खास तौर पर मुश्किल ऑडियो सिंक पर था और मेरा हाथ ऑटो पायलट पर कैन में चला गया। मुझे उम्मीद थी कि आखिर कुछ चिप्स के जाने पहचाने भुरभुरे किनारे महसूस होंगे, लेकिन मेरी उंगलियां किसी और चीज से छू गई। वो मुलायम और थोड़ा रबड़ जैसा था। मेरा पहला ख्याल यही था कि ये बस मसाले का एक टुकड़ा है या शायद कोई चिप्स है जो किसी वजह से गीला हो गया हो। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटाई। मैंने उस मुलायम चीज को अपने अंगूठे और उंगली के बीच दबाया ताकि उसे अच्छी तरह पकड़ सकूं। मैं बस उसे निकालकर कूड़ेदान में फेंकना चाहता था, लेकिन वो अजीब तरह से मोटा लग रहा था। मुझे लगा कि वो डिब्बे में आखिरी 2 चिप्स के बीच फंसा हुआ एक बड़ा टूटा हुआ टुकड़ा है। मैंने बिना ज्यादा झंझट के उसे बाहर निकाल लिया। एक पल के लिए तो मैंने देखा ही नहीं। मैं उसे कूड़ेदान में डालने वाला था, जो मेरी मेज के ठीक बगल में था, लेकिन अचानक एक झटके में मैंने नीचे देखा कि मेरे हाथ में क्या था और मेरी धड़कन रुक गई। वो कोई चिप्स का टुकड़ा नहीं था, वो मसाले का कोई टुकड़ा नहीं था, वो उंगलियां थी, किसी इंसान की उंगली। नमक और मसाले से वो पीली पड़ गई थी और उसमें झुर्रियां पड़ गई थी। उस पर लगा नाखून पीला भूरा सा था। उसके नीचे का मांस फटा हुआ था और हड्डी टूटी हुई थी। सड़े हुए मांस की एक भयानक गंध तुरंत कमरे में फैल गई। मुझे उल्टी आने लगी और मैंने उसे अपनी मेज पर गिरा दिया। मैं किसी 6 साल के बच्चे की तरह चिल्लाया। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे हट गया और देखा कि कटी हुई उंगली मेरी मेज पर पड़ी है, एक पेन और एक पेपर क्लिप के बीच मुड़ी हुई। मैं अपने कालीन पर उल्टी करने ही वाला था। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से अपना फोन अनलॉक कर पा रहा था। जब मैं किसी तरह संभला तो मैंने 911 डायल किया। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। मुझे लगता है कि पहले तो उन्हें शक हुआ होगा, शायद उन्हें लगा होगा कि कोई शरारत है, लेकिन जब उन्होंने उंगली देखी तो उनके हाव भाव बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें प्रिंगल्स के डब्बे में सड़ी हुई इंसानी उंगली मिलेगी। उन्होंने मेरा बयान लिया, डिब्बा और उसमें मौजूद भयानक सामग्री ली और चले गए। उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट पर और काम नहीं कर पाया। मैं बस वहीं बैठा रहा, अपनी मेज पर उस जगह को घूरता रहा जहां उंगली थी, जब तक सूरज नहीं निकल गया।
लगभग एक हफ्ते बाद एक डिटेक्टिव ने मुझे फोन किया। उसने बताया कि उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ था। प्रिंगल्स फैक्ट्री में एक मजदूर की उंगली किसी मशीन में कट गई थी। उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया और वो मैच हो गया। जासूस ने बताया कि फैक्ट्री मालिक को इस एक्सीडेंट के बारे में पता था, लेकिन एक उंगली की वजह से वो प्रोडक्शन लाइन बंद नहीं करना चाहता था।